स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 5 पर बात करेंगे। आज लेक्चर 5 में जो चर्चा करनी है वो मुख्यतः हमारी लैंगिक जनन पर होगी। एनसीईआरटी में आप अपने पास बुक रखिए, उसी में आगे आप देखते रहिए, उसी क्रम में पूरा आपको सिलेबस उपलब्ध हो रहा है। ठीक है, वहां पर मैं एनसीईआरटी का पूरा एक एक वर्ड यहाँ पे ध्यान रखूंगा। आपको एक एक वर्ड समझना है, क्योंकि जितना भी मेडिकल एग्जाम में जितना भी बायो से एमसीक्यू बनने वाला है वो सब आपके एनसीईआरटी पर ही बनेगा। तो एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो आज हम लेक्चर 5 पर आगे कहानी शुरू करते हैं। ये देखो, तो पहले हम लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेक्चर 5 शुरू करने से पहले थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, समझने प्रयास करना। हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन जो है इस अर्थ पर आने वाला प्रथम जनन था। अलैंगिक जनन जिसको जीवों ने सबसे पहले अपनाया, उसके बाद लैंगिक जनन आया। याद रखना, लैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधताएं पाई जाती हैं। लैंगिक जनन में देखो, मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विविधताएं पाई जाती हैं, है ना। आनुवांशिक विविधताएं पाई जाती हैं। और जब आनुवांशिक विविधताएं होंगी तो कन्फर्म है बेहतर जनन होगा, आने वाले भविष्य के लिए बेहतर संतान उत्पन्न होगी। तो इसीलिए जीवों ने क्या किया, अलैंगिक जनन को छोड़ के लैंगिक जनन की तरफ चले गए। एक बात और याद रखना, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है और लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को ऑफस्प्रिंग कहा जाता है। ये भी हमको पता है। दूसरी बात एक ये भी याद रखना, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति बिल्कुल अपने जनक की टू कॉपी होती है, जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के समान नहीं होती है। चलिए आज हम आगे बात करते हैं। तो आज हमको बात करनी है लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। देखो, एक बात तो कन्फर्म है कि लैंगिक जनन जो है उसको इतना जटिल होने के बावजूद भी लैंगिक जनन को एक विशेष क्रम के हिसाब से चलाया जाता है। उसका एक क्रम होता है। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में। देखो, मैं एनसीईआरटी इसलिए मैं आपको सामने रखता हूं कि एनसीईआरटी पढ़ने का मैं आपको सीधा भी बता सकता था, बिना आपको ये जो आप यहाँ पे कुछ बिंदु मैं आपको एनसीईआरटी का उपलब्ध करा रहा हूं, इन बिंदुओं के बिना भी मैं बता सकता था। किंतु अगर आपके सामने बुक की इंफॉर्मेशन आएगी तो आप ये समझ पाओगे कि कौन सी लाइन क्या कहना चाहती है, कौन सी लाइन का क्या अर्थ है, क्योंकि इससे आने वाले क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में होते हैं। इसीलिए आपको मैं सीधा एनसीईआरटी उपलब्ध करा रहा हूं। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा है अलैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। अलैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात, मतलब जीव जब परिपक्व हो जाएगा, जब जीव पूर्णतः विकसित हो जाएगा, उसके बाद परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के बाद सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। बिल्कुल बात ठीक है। मतलब हम लोगों को पता है कि चाहे वो एनिमल रहा हो, चाहे वो आपका प्लांट रहा हो, हर एक को एक निश्चित क्रम का अनुसरण करना पड़ता है, एक निश्चित क्रम को अपनाना पड़ता है। ठीक है, एक निश्चित क्रम को अपनाना पड़ता है। देखो क्या लिखा है, यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचना जीवों में एकदम भिन्न होती है। अब इस लाइन का मतलब समझो। लैंगिक जनन से, देखो क्या लिख रही है एनसीईआरटी, लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं। अच्छा, लैंगिक जनन से संबंधित संरचना होगी, वो क्या होगी, इससे जो संरचना बनेगी वो होगी संतति। क्या होगी, संतति, है ना। अब जो लैंगिक जनन से संतति उत्पन्न होगी वो भिन्न होगी कि नहीं होगी,
होगी भिन्न होगा। जैसे आपका एक जनक ये रहा है ना, और एक जनक ये रहा, एक जनक ये रहा, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। अब इससे जो संतान होगी उसमें दोनों के गुण होंगे, इसके भी गुण होंगे और इसके भी गुण होंगे। तो जब उस संतान में दो के गुण मिल रहे हैं तो बताओ भिन्न होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो वही लिखा है। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक ही जनक होता है तो उसी के गुण आते हैं, और लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं तो दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों के अलग अलग गुण आके मिलते हैं, है ना। तो देखो क्या वही बात इसमें लिख रखी है एनसीईआरटी ने। यद्यपि लैंगिक जन से संबंध संरचनाएं, मतलब लैंगिक जन से उत्पन्न होने वाली संतानें जीवों में एकदम भिन्न होती है, जीवों में एकदम भिन्न होती मतलब अलग होती हैं। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों ने लैंगिक जन की घटना एक निश्चित क्रम का अनुपालन करती है। मतलब लैंगिक जन का क्रम भी एक बड़ा मतलब एक सीरियल क्रम में लैंगिक जन का पूरा चक्रीय क्रम जो होता है एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है। साफ साफ लिखा है कि इतना जटिल होने के बावजूद भी उसका जो क्रम है वो एक बड़े सीक्वेंसबद्ध तरीके से चलता है। देखो कैसे चलता है, देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने आगे। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा, है ना, एक मेल गैमेट आएगा एक फीमेल गैमेट आएगा, यानी एक नर होगा एक मादा होगा, द्वारा उत्पन्न युग्मक, युग्मक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गैमेट के युग्मन, युग्मक के युग्मन, युग्मन का मतलब है आना। अरे भाई दो युग्मक हैं, देखो समझो, जैसे एक ये युग्मक है ना, ये कौन होगा? फीमेल, और एक ये युग्मक है यानी गैमीट है। अब जब इनके बीच में जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो इनको आके पहले आपस में मिलना होगा, है ना, आपस में आके मिलेंगे ऐसे और ऐसे मिलना पड़ेगा इनको। तो ये मिलने की घटना ही क्या है? युग्मन कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मन कहलाती है। तो युग्मकों के मिलने की घटना युग्मन अथवा युग्मक जनन या निषेचन तथा भ्रूणोद्भव द्वारा विशिष्टीकृत होती है। मतलब क्या होगा? पहले युग्मक आएंगे, आपस में मिलेंगे। बड़ी ध्यान सुनना, 3 चरणों में घटना यहाँ पे बताई गई है। एक तो युग्मकों का बनना, पहले युग्मक बनेंगे, एक बात। दूसरी बात क्या होगी? युग्मक आपस में मिलेंगे, पहले युग्मकों का निर्माण होगा, फिर युग्मक आपस में मिलेंगे और उसके बाद भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। तो युग्मकों का बनना, युग्मकों का आपस में मिलना और उसके बाद भ्रूण का निर्माण होना, ये घटनाक्रम है। वही देखो आगे क्या लिखा हुआ है, समझने प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? युग्मन, फिर क्या होगा? युग्मन के बाद निषेचन और फिर क्या होगा? निषेचन के बाद भ्रूणोद्भव होगा। चलो ये देखो, सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पूर्व, ये देखो साफ साफ यहां से बोलना चाहिए हमको, मैं इसको सही करता हूं। पहली घटना है ये निषेचन पूर्व, इंग्लिश में बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरी घटना रही आपकी ये निषेचन फर्टिलाइजेशन, और तीसरी है निषेचन पश्च घटना पोस्ट फर्टिलाइजेशन में विभक्त किया जा सकता है। मतलब कि तुम निषेचन की घटनाओं को 3 भागों में बांट सकते हो, निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्च। 3 घटनाओं में बांटा गया, यानी लैंगिक जनन को 3 भागों में विभक्त किया गया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस तरह से आपको याद रखना है कि इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब समझो याद कैसे रखना है। देखो इसमें सबसे पहले क्या याद रखना है? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन। तो निषेचन से पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा,
उसे कहा गया निषेचन पूर्व, और निषेचन के बाद कुछ ना कुछ हुआ होगा उसे कहा गया निषेचन पश्च। अब क्वेश्चन आता है निषेचन पूर्व क्या है, निषेचन क्या है और निषेचन पश्च क्या है। देखो, जब युग्मक, बड़े ध्यान से सुनना, युग्मक जब आपस में आके मिलते हैं, युग्मक जब आपस में आके मिलते हैं उसको हम मान लेते हैं निषेचन। क्या मान लेते हैं? निषेचन। अब निषेचन मतलब युग्मक आके मिल गए, ये दो युग्मक हैं आपस में आके मिल गए, वैसे इसको युग्मनस कहते हैं, लेकिन बात भी ध्यान रखो, ठीक है। ये आके आपस में मिल गई। तो अब इससे पहले क्या हुआ होगा? तो इससे पहले दो काम हुए होंगे, एक तो ये बने होंगे, एक तो ये बने होंगे, और दूसरे ये यहां से लेकर और यहां तक आने में इन्होंने कुछ रास्ता भी कवर किया होगा, है ना। एक तो यहाँ पे बने होंगे और एक यहां से यहां तक चल के आए होंगे। देखो बात समझने प्रयास कीजिए कि निषेचन से पूर्व क्या हुआ होगा कि युग्मक बने होंगे, ये बन गए, फिर ये चल के इस स्थान तक आए होंगे और फिर आपस में आके फ्यूज किए होंगे, दो काम हुए होंगे। तो जब बने, जब ये युग्मक एक जगह पर बने तो इस घटना को कहा गया, यानी जब ये जैसे एक युग्मक ये रहा, एक युग्मक ये रहा, ये बने तो इसे कहा गया युग्मक जनन। अरे युग्मक बनाओ पहले, क्या कहा गया? युग्मक जनन। अब निषेचन कहाँ होना है? यहां पर निषेचन होना है, तो इस युग्मक को भी यहां तक लेकर आओ, इस युग्मक को भी यहां तक लेकर आओ, ये देखो आ गए, तभी तो मिलेंगे। तो इसे कहा गया युग्मक स्थानांतरण। क्या कहा गया? युग्मक स्थानांतरण। और फिर इसके बाद आपस में मिले, इसे कहा गया निषेचन। तो ये घटना निषेचन के पहले हो रही है, तो निषेचन पूर्व कहा गया। क्या कहा गया? निषेचन पूर्व घटना कहा गया। चलो देखो, अब निषेचन, अब होगा निषेचन। चलो ये दोनों आ गए आपस में इस तरह से मिल गए, ये क्या हो गया? निषेचन। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भ्रूण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण हो गया। तो ये अब ये इसके बाद हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया? निषेचन पश्चात, यानी निषेचन के बाद। तो यही लिखा है एमसीईआरटी में उन्होंने कि निषेचन जो है, मतलब लैंगिक जनन जो है, उसमें हम निषेचन को या लैंगिक जनन को या पूरे के पूरे वर्णन को समझने के लिए हम तीन भागों में बांट लेते हैं: निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। यानी लैंगिक जनन को समझने के लिए मुख्यतः तीन अवस्थाओं में बांटा गया है: निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। कौन कौन है मैं एक बार आपको बता देता हूं। नंबर 1 ये हो गया निषेचन पूर्व, प्री फर्टिलाइजेशन। नंबर 2 ये हो गया निषेचन फर्टिलाइजेशन, और नंबर 3 ये हो गया निषेचन पश्चात, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इस तरह से आपको ये याद रखने हैं। चलो आगे तक क्या लिखा हुआ है ये देखो। तो निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं देखो क्या लिखा है। इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती। मैंने कहा था कि ये मिलने से पहले क्या क्या करेंगे? बनेंगे और उस स्थान तक आएंगे, है ना। तो वही लिखा है कि इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन, मतलब मिलने, संयोजन का मतलब है मिलने, ये जो संयोजन लिखा है इसका मतलब है मिलने से पूर्व की सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। आगे देखो क्या लिखा है। निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं, देखो याद हो गया होगा, युग्मक जनन गैमीटोजेनेसिस, अर्थात पहले बनेंगे। युग्मक स्थानांतरण गैमीट ट्रांसफर, पहले जहां निषेचन होना है वहां तक ये जाएंगे, तो युग्मक ट्रांसफर हो गया। दो घटनाएं क्या होगी? जो हम लोग पढ़ के आए वही एमसीईआरटी लिख रही है, समझने का प्रयास कीजिए। चलो दो घटनाएं याद रखना, सीधा सीधा लिखा हुआ है एमसीईआरटी में कि निषेचन पूर्व की दो प्रमुख घटनाएं हैं, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। चलो अब पढ़ते हैं युग्मक जनन। बिल्कुल बात ठीक है। युग्मक जनन क्या है इसको समझ लेते हैं। क्या है युग्मक जनन? युग्मक जनन, ये देखो पूरा क्रम पड़ा हुआ है एमसीईआरटी में, आप देखते रहे आपको मिलता रहेगा, ठीक है। हमको पेज नंबर तो पता नहीं, मेरे पास यहाँ बुक तो है नहीं जो मैं आपको पेज नंबर बता दूं, तो याद रखना आप बुक रखिए अपने पास, वहाँ पर आपको ये जो टॉपिक नंबर पड़ा हुआ है 1.2.11 ये आपको, है ना, देख लेना। चलिए
गैमीटोजेनेसिस। इसमें क्या है, युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों यानी गैमीटों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। मतलब युग्मक जनन में क्या होगा, गठन प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे बनने की घटना बता रहा है। युग्मक जनन में नर और मादा युग्मक दो प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है, दो प्रकार के युग्मकों को बनाया जाता है, वही लिखा है, संदर्भित करता है। क्या लिखा, युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिका है, हैप्लॉइड सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना, आयन अगुणित। कैसी कोशिका है, अगुणित कोशिका है। क्या, युग्मक यानी गैमेट जो होते हैं हैप्लॉइड सेल होते हैं, चाहे वो मेल गैमेट हो और चाहे वो फीमेल गैमेट हो, है ना, याद रखना। चलो देखो क्या लिखा है, कुछ शैवालों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शैवाल शब्द से गलती नहीं करना, कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं। आप जब शैवालों को देखोगे तो दोनों युग्मक उनकी एकदम समान दिखाई देंगे, आपको एकदम समान दिखाई देंगे। इसी कारण हम यानी वह, इसी कारण वह समयुग्मकी होमोगैमेट या समयुग्मक आइसोगैमेट कहलाते हैं। ये जो आप हिंदी एमसीईआरटी देख रहे हो, वहाँ पे जो ये हिंदी टर्म है, इनकी इंग्लिश आप जरूर नोट डाउन कर लेना। समयुग्मकी और समयुग्मक बात एक ही है, मतलब शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए इन्हें समयुग्मकी या समयुग्मक कहते हैं, यानी होमोगैमेट या आइसोगैमेट कहते हैं। क्योंकि इनकी समरूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। ये इतने समान होते हैं, इतने समान होते हैं कि तुम इनको बांट नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो इसमें कौन नर है और कौन मादा है, कौन मेल गैमेट है और कौन फीमेल गैमेट है। किसमें, शैवालों में। इसलिए इनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है होमोगैमेट यानी समयुग्मकी, आइसोगैमेट यानी समयुग्मकी। ठीक है, चलो किसमें होती घटना, ये शैवालों मुख्यतः। चलो ये देखो क्या है, हालांकि जीवों में, अधिकांश शैवालों छोड़ दो, अधिकांश जीवों ने जनन अधिकतम लैंगिक, हाँ अब कहोगे शैवालों से क्यों छोड़ दिया, शैवालों में क्या है, उनमें एक मतलब एक अनुशील जी कहानी है, वो अलैंगिक जन्म भी कर सकते हैं, लैंगिक जन्म भी कर सकते हैं, चाहो तो उनको शामिल भी कर लो। ठीक है, लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकार की रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक। हाँ एक चीज याद रखना, शैवालों को यहाँ पर यदि युग्मक के आधार पर देखोगे तो शैवाल अलग है, क्योंकि अधिकांश जीव विषम युग्मक बनाते हैं, हेटेरोगैमेट पैदा करते हैं। जैसे आपने मनुष्य में देखा होगा, मेल बनाएगा स्पर्म, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, स्पर्म। ठीक है, क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, है ना, तो ये याद रखना। अब देखो, और फीमेल गैमेट क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी, क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या लिखा हुआ है। देखो लिख के आ गया, इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुंगड़ू यानी एंथेरोजॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गलती नहीं करना, सीधा मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन बन सकता है। वो स्पर्म नहीं पूछेगा एक बार, क्योंकि जानते हो वो पुंगड़ू यानी एंथेरोजॉइड भी पूछ लेगा कि नर युग्मक क्या होता है। तो एंथेरोजॉइड जिसको पुंगड़ू बोलता है, के जीवों में नर युग्मकों को पुंगड़ू क्या कहते हैं, पुंगड़ू यानी एंथेरोजॉइड या शुक्राणु स्पर्म कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना नर युग्मकों को रट के नहीं जाना, स्पर्म कहते हैं, वो एंथेरोजॉइड भी बोल सकता है, तो दोनों याद रखना नाम। ठीक है, तो ये हिंदी एमसीईआरटी में उन्होंने पुंगड़ू और शुक्राणु लिख के दे रखा है, हो सकता है आपको डाउट हो, इसलिए उनको ध्यान से देख लेना। सही कहना, पुंगड़ू को इंग्लिश में एंथेरोजॉइड कहते हैं और शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं। जबकि मादा युग्मकों में अंड को एग तथा डिंब को ओवम कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, देखो क्या आपको याद रखना है, नर युग्मक ये दो हो गए, एंथेरोजॉइड स्पर्म, ठीक है, हिंदी शुक्राणु होती है। मादा युग्मक ये दो हो गए, अंड होगा यानी एग होगा अथवा डिंब यानी ओवम होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है ना, ये नर हो गया और ये मादा हो गया। चलो
ये नर हो गया और ये मादा हो गया। क्या लिखा हुआ है? अब जीवों में लैंगिकता, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, देखो क्या है, इसको समझते हैं। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों के युग्मन, हाँ, दो लैंगिक में दो अलग अलग युग्मक आएंगे, एक आएगा मेल से और एक आएगा फीमेल से, है ना, एक आएगा मेल से एक आएगा फीमेल से। चलिए, तो वही लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है? सामान्यतः जीवों में लैंगिक चयन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों के युग्मन, युग्मन मतलब फ्यूजन, मतलब मिलने से होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर वक्त अलग अलग जनक हों। अब अलग अलग जनक का मतलब ये है कि नर अलग हो, नर युग्मक अलग बने और मादा युग्मक अलग बने। कभी कभी क्या होता है, कहोगे बात नहीं समझ में आई, कहने का मतलब है कभी कभी क्या होता है कि एक जंतु ही नर और मादा युग्मक दोनों बना लेता है। जैसे आपने केंचुए में देखा होगा, वो एक होता है और दोनों बना लेता है। वही मेल गैमेट भी बना लेगा, वो फीमेल गैमेट बना लेगा। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है, मेल गैमेट दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा और फीमेल गैमेट दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये कहने का मतलब है। चलो आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ये देखो, जब एक ही पादप में, मैंने कहा था यहाँ पे ध्यान रखना, जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं तो वे द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल, यानी एक प्लांट नंबर में एक है, गैमेट दो बना रहा, गैमेट नहीं एक होगा, गलती नहीं कर देना, ठीक है, गैमेट अलग अलग ही रहेंगे लेकिन प्लांट एक है, बाइसेक्सुअल कहलाता है। और जब भिन्न पादपों पर हों तो एक लिंगाफ्री यानी सेक्सुअल कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि एक बात समझो ध्यान से, यहां पर एक पादप यानी एक पौधा यानी एक प्लांट दोनों को बना दे, नर युग्मक भी बना दे मादा युग्मक भी बना दे, उसे कहेंगे द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल। और जब एक प्लांट नर युग्मक बनाए और एक प्लांट मादा युग्मक बनाए, यानी एक एक को ही बना रहा है तो उसे बोलेंगे एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल। ठीक है, देखो क्या लिखा है, बहुत सी फंजाई, याद रखना है फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी बाइसेक्सुअल स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाफ्री, मोनोसियस तथा समथैलेसी, होमोथैलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। बात समझो, कहोगे सर बात नहीं समझ में आई है। कहने का मतलब है कि बहुत से फंजाई, अब फंजाई, अब बात समझो, यहां पे लिखा है फंजाई क्या करते हैं, फंजाई और पादप। अब पादप की जगह पर यहां पर किसको ले सकते हैं हम, शैवाल को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, हाँ याद रखना, फंजाई को पादप में नहीं रखा गया है। फंजाई देखो, आर.एच. व्हिटेकर ने जीवों को 5 भागों में बांटा था। कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो फंजाई को फंजाई अलग वर्ग में रखा और प्लांटी यानी पादपों को अलग वर्ग में रखा। तो शैवाल जो है वो पादप में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं फंजाई और पादप। पादप में किसको, शैवाल को ले लेते हैं। द्विलिंगी यानी बाइसेक्सुअल स्थिति को उल्लेखित करते हैं, यानी एक पर ही एक फंजाई हो उसी पर ही दोनों होंगे, या एक शैवाल हो ठीक है, एक शैवाल हो उस पर दोनों होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तब क्या कहते हैं इसे, तब कहते हैं उभयलिंगाफ्री या द्विलिंगी। उभयलिंगाफ्री मतलब है, द्विलिंगी का मतलब है दोनों लिंग हो उसमें, यानी दोनों सेक्स पार्ट हो, मेल भी फीमेल भी, तब उसे बोलेंगे द्विलिंगी। और उभयलिंगाफ्री यानी दोनों को आश्रय दिया जा रहा हो, दोनों को स्थान दिया जा रहा हो एक जीव पर ही, उसे बोले उभयलिंगाफ्री। जीव एक है इसलिए मोनो शब्द लिया गया है ना, जीव एक है लेकिन उत्पन्न दोनों युग्मक कर रहा है। समथैलेसी, अब थैलेसी क्यों कहा गया, सम माने समान, एक समान,
एक समान। और थैलेसी शब्द का मतलब क्या है? थैलेसी शब्द का मतलब है ये समान, ठीक है। थैलेसी शब्द का मतलब यहां पर क्या है? थैलेसी शब्द का मतलब है थैलस। देखो शैवाल और फंजाई थैलस कहलाते, क्या कहलाते हैं? थैलस। तो थैलस में किसको किसको रखा गया है? फंजाई को रखा गया है और शैवाल को रखा गया है। आपको क्वेश्चन को थैलस क्यों कहा जाता है? इनको थैलस इसलिए कहा जाता है, इनको थैलस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर पत्ती सम संरचनाएं देखने को नहीं मिलती है ना। तो पत्ती जैसी कोई संरचना आपको देखने नहीं मिलेगी, इसलिए या जड़ जैसी संरचना देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए उनको थैलस शब्द प्रयोग किया जाता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? समझो। तो समथैलेसी यानी एक ही थैलस पर दोनों उत्पन्न है, समथैलेसी शब्द प्रयोग किया गया। तो क्या क्या कर सकते हैं शैवाल और कवक के लिए? द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। क्यों कहा? समझ गए। उभयलिंगाफ्री, मोनोसियस, और समथैलेसी, होमोथैलिक। ठीक है, चलो देखो आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखो, एक लिंगता यूनिसेक्सुअल की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाफ्री, डाइसियस तथा विषम थैलेसी, हेट्रोथैलिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यानी जब वही फंजाई शैवाल एक एक को उत्पन्न करे, यानी एक प्लांट मेल को उत्पन्न करे और दूसरा प्लांट फीमेल को उत्पन्न करे, यानी एक एक को ही उत्पन्न कर रहा है ना, तब क्या कहेंगे इसके लिए? तब हम प्रयोग करते हैं एक लिंगता, है ना। एक प्लांट एक गैमेट बना रहा है, चाहे मेल बनाए चाहे फीमेल बनाए। एक लिंगाश्रय यानी वो एक को ही आश्रय दे रहा है, एक को ही स्थान दे रहा है। और विषम थैलेसी अलग अलग हैं, है ना, मेल को अलग बना रहा, फीमेल को अलग बना रहा, ठीक है, इसलिए विषम थैलेसी प्रयोग किया गया, है ना। तो याद रखना इन चीज़ों को। चलिए ये देखो क्या लिखा है। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसर होता है। याद रखना, पुंकेसर उत्पन्न करेगा, पुंकेसर उत्पन्न करेगा मेल गैमेट। क्या उत्पन्न करेगा? मेल गैमेट। तथा पुंकेसर परागकण, उसे क्या कहते हैं? परागकण। परागकण प्लांट में क्या होता है? मेल गैमेट होता है, वहन करने वाला। जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर, यानी मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है, यानी फीमेल गैमेट। क्या करता है? फीमेल गैमेट धारण करता है। तो चीजें एक एक चीज को याद रखिए कि एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसर ही होता है, यानी वो पुंकेसर को धारण करता है, यानी परागकण को धारण करता है, जिसको हम मेल गैमेट बोलते हैं। जबकि एक लिंगी प्लांट में जो मादा पुष्प होगा वो स्त्री केसर को धारण करेगा, जिसे स्त्री केसर धारण करता है, जिसे स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है, वो फीमेल गैमेट होती है। चलो ये देखो क्या लिखा है। कुछ पुष्पीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाफ्री। अब उभय शब्द आ गया यहाँ पे, उभय का मतलब है दोनों को। एक प्लांट नंबर देखो लिखा सीधी है, प्लांट अकेला है, पादप अकेला है, गलती नहीं करना, पादप अकेला है, लेकिन उस पर नर और मादा दोनों पुष्प उपस्थित हैं, है ना, दोनों। तो इनमें से पैदा करने वाला पुष्प एक लिंगी भी हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है। बात समझो। अब यहाँ पर पादप एक है, पादप कैसा है? एक है, किंतु पुष्प इसमें दो प्रकार के लग रहे हैं। एक पुष्प वो जो एक से एक ही उत्पन्न होता है, या तो एक इसमें एक मेल बनाएगा और एक फीमेल बनाएगा। दूसरे पुष्प वो लग रहे हैं जो मात्र एक पुष्प ही है, उस पर मेल और फीमेल दोनों गैमेट बन रहे हैं। कहने का मतलब जबकि प्लांट एक ही है, गलती नहीं करना, प्लांट एक ही है, उसमें दो प्रकार के पुष्प लग रहे हैं। एक वो पुष्प लग रहे हैं जो एक पुष्प एक गैमेट बना रहा है, दूसरा पुष्प दूसरा गैमेट बना रहा है, और दूसरे पुष्प वो लग रहे हैं जो एक पुष्प में ही दोनों पाए जा रहे हैं। ये एमसीईआरटी बोलना चाह रही है, ठीक है। तो वही लिखा है, क्या लिखा है इसमें? कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्रयी नर या मादा दोनों लिंगी हो सकता है, और इसमें पैदा होने वाला पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, है ना। प्लांट एक ही होगा लेकिन उसमें पुष्प एक लिंगी भी हो सकता है और
उभयलिंगी भी हो सकता है। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है, उभयलिंगाश्री पादपों के कुछ उदाहरण। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना, नीट एग्जाम का फेमस क्वेश्चन बन सकता है। पहला जो स्थान देना है, पहली जो वरीयता देनी है वो एनसीईआरटी देनी है। तो उभयलिंगाश्री पादप के उदाहरण क्या क्या हैं, कुकुरबिटो, नारियल, और जबकि पपीता और खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण है। तो ये भूलना नहीं, दोनों सीधे सीधे एमसीक्यू हैं ये। ठीक है, चलो आगे देखते क्या लिखा हुआ है, यही याद रखना पहले। प्राणियों में केंचुआ, याद रखना। अब जंतु की बात चल रही है, अभी प्लांट की बात थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा देता हूँ ये। ठीक है, केंचुआ, स्पंज, टैपवर्म, जोंक द्विलिंगी प्राणी हैं। कैसे हैं, द्विलिंगी। मैंने कहा था केंचुआ एक है लेकिन गैमिट दोनों बना रहा, मेल गैमिट भी फीमेल गैमिट भी। उदाहरण है इसके, इनमें नर तथा मादा जननांग दोनों ही उभयलिंगाश्री द्विलिंगी एक प्राणी में ही पाए जाते हैं, यानी नर और मादा दोनों एक ही प्राणी में होंगे। और जबकि केंचुआ द्विलिंगी है, याद रखना, मैं इसको फिर से एक बार बता देता हूँ आपको। केंचुआ द्विलिंगी है, स्पंज द्विलिंगी है, टैपवर्म द्विलिंगी है, जोंक द्विलिंगी है, किंतु कॉकरोच एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है ना। इसमें और भी आ सकते हैं लेकिन दो लिंगी आपको ये वाला स्टेटमेंट आपको दिमाग में सदैव रखना है। ठीक है, चलिए ये देखो केंचुआ, ये केंचुआ एक है ना। अब इसमें देखो ये स्त्री का भी अंग है, फीमेल, और ये मेल वृषणकोश युक्त। तो केंचुआ एक है लेकिन भाग मेल और फीमेल दोनों रख रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो, ये फिगर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ये देखो, ये स्पष्ट आ गया। यहाँ ये पूरा फिगर आप बड़े ध्यान से देखिए, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, याद रखना 18वें खंड में नर भाग होता है और 14वें खंड में मादा भाग होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए ये देखो आ गया, इस क्वेश्चन में प्रयास कीजिए पूरा। ठीक है, ये देखो टेस्टिस है ये पूरा। ठीक है, ये टेस्टिस आपको दिख रहा है, यानी ये नर गैमेट मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये पूरा फिगर देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपको इसका विस्तृत, आपको पूरी जानकारी, आपको जो इसका चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग तब वहाँ पे पढ़ने को मिलेगी 11th में। ठीक है, ये देखो ये चीज। ठीक है, देखो इसमें साफ साफ लिखा है मेल फीमेल। ठीक है, एक ही में दोनों पार्ट हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म में, अर्थवर्म में दोनों पार्ट आपको देखने को मिल रही है। ये देखो है ना, ये कॉकरोच है। अब देखो नर के लिए अलग है और मादा के लिए अलग है ना, जबकि केंचुए में ऐसा नहीं था। ये देखो कॉकरोच है ना, ये ओवेरी है, यानी ये मादा के लिए है, फीमेल के लिए है ना। आगे देखो, ये देखो मेल है, टेस्टिस है ना, ये किसके लिए है, मेल के लिए। कहने का मतलब है कि ये जो वृषण बोलते हैं टेस्टिस को हिंदी में, कहने का मतलब है कि जो आप कॉकरोच देख रहे हो उसमें नर युग्मक को, मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरा होगा और मादा युग्मक फीमेल गैमेट को उत्पन्न करने के लिए दूसरा होगा। चलिए ये देखो, ठीक है, ये आप एनसीईआरटी का इमेज देख रहे हो यहाँ पे। ये देखो इसी प्लांट में मादा लैंगिक अंग और नर लैंगिक दोनों उपस्थित हैं, और जब दोनों उपस्थित हैं तो द्विलिंगी होगा। एनसीईआरटी में देखो इमेज दिया है 7 नंबर, इसको आप देखना बुक में। ठीक है, चलो दोनों उपस्थित हैं है ना, इस प्लांट में दोनों उपस्थित हैं, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी। ठीक है, उत्पन्न कर सकती है। ये इमेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार नीट एग्जाम में पूछी जा चुकी है, नहीं भूलना नहीं भूलना। देखो नारी थैलस, नर थैलस, कहने का मतलब ये है स्त्रीधानी और ये है
पूधानी, है ना। कहने का ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और इस पुष्प में देखो आपको जो नीट एग्जाम में अंतर पूछ लेता है, ठीक है, तो अंतर आपको यहां से देखने को मिलेगा इन दोनों में, यहां से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इमेज है, गलती नहीं, इसको नोट डाउन रखिए, दिमाग में रखिए, कई बार क्वेश्चन इस पे आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, गलती नहीं करना। चलो इधर देखो क्या है यहाँ पे, इसमें देखो पुंकेसर, पुंकेसर कैसे हैं, ये मेल गैमेट, और ये अंडक, ये कैसे हैं, फीमेल गैमेट उत्पन्न करेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद आपको, धन्यवाद। यहाँ से आपको फिर आगे लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है।